स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेल्थ एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं लर्निंग एंड टीचिंग के पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया है तो आप ऊपर आ रहे आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और वो दोनों वीडियोस दोबारा देख सकते हैं। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं और साथ साथ आप नोट्स भी कॉपी डाउन कर सकते हैं। आज पार्ट 3 में मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ और स्टार्ट जो हम करेंगे वो हम करेंगे टीचिंग मॉडल से, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है उसके लिए भी। एग्ज़ाम में हम काफ़ी सारे मॉडल्स इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं टीचिंग मॉडल से, जो कि फर्स्ट टीचिंग मॉडल्स क्या होता है और कौन कौन से मॉडल्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। टीचिंग मॉडल्स जो है एक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है जो आपकी प्रोसेस को डिफ़ाइन करता है एक स्पेसिफिक वे में और एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एनवायरमेंटल सिचुएशन में, कि जो अल्टीमेटली रिज़ल्ट करता है एक स्टूडेंट के बिहेवियर में। तो मॉडल एक बेसिकली ऐसा डिज़ाइन है जिससे अगर हम कोई स्पेसिफिक चेंज चाहते हैं स्टूडेंट के बिहेवियर में तो वो उस डिज़ाइन, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस के बेसिस पे आ जाता है। तो ये बहुत सारे टीचिंग मॉडल्स हैं। एजुकेशनलिस्ट ने बहुत सारे टीचिंग मॉडल्स डिफ़ाइन किए, हम कुछ ही डिस्कस करने वाले हैं। ग्लेशियर बेसिक टीचिंग मॉडल, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 16 मार्क्स का यूजुअली ये क्वेश्चन आता है, तो आपको एक काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करना है। ये ग्लेशियर बेसिक मॉडल, इसका नाम बेसिक ही इसलिए क्योंकि ये मेजरली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपकी टीचिंग प्रोसेस में। रॉबर्ट ग्लेशियर ने इसको 1962 में बनाया था ये मॉडल, और ये साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग पे, साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे ही बना हुआ है। इसका बेसिक रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है ये टीचिंग और लर्निंग के बीच में, कि टीचिंग और लर्निंग के बीच में क्या रिलेशन है और कैसे वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। और ये बहुत ही सिंपल है और ये बहुत ही एडुकेट, बहुत ही ईजीली आपकी टीचिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। एजम्पशंस क्या हम इसमें एज्यूम करते हैं? एजम्पशन इसमें ये एज्यूम करते हैं कि हर लेसन every lesson assumes some knowledge part on the part of the learner। एक assumption इसमें ये हम पहले ही सोच लेते हैं, assumption ये कि लर्नर को जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ पहले से लर्नर के पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी। ये हम एज्यूम करते हैं हर लेसन को पढ़ाने से पहले कि कुछ ना कुछ नॉलेज तो लर्नर के पास होगी उसके बारे में। अब दूसरी इसमें जो अजम्पशन है वो ये है कि इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर से टीचर जो है लर्नर को गाइड करती है उसके बिहेवियर के चेंजेस में। तो यहाँ आप देख सकते हो टीचर गाइड करती है लर्नर को एंट्री बिहेवियर से और टर्मिनल बिहेवियर से। एंट्री बिहेवियर का मतलब ये है कि जब आप कोई चैप्टर या कोई इंस्ट्रक्शन देने से पहले जो चीज़ें जो बिहेवियर एक लर्नर का था उसे हम एंट्री बिहेवियर कहते हैं। इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर का मतलब है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप देते हो एक डिज़ायर्ड बिहेवियरल चेंज लाने के लिए लर्नर के अंदर, कि ये चेंजेस आ जाने चाहिए अगर मैं आपको ये चीज़ें सिखा रही हूँ। टर्मिनल बिहेवियर होता है आपका एंड प्रोडक्ट, कि हाँ आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट को दी और उसके बाद उसने ये नॉलेज इम्पार्ट करके अपने बिहेवियर में ये चेंजेस, डिज़ायर्ड चेंजेस जो आप चाहते थे आए वो आ गए हैं, तो वो टर्मिनल बिहेवियर होता है। एंट्री बिहेवियर ये होता है कि स्टार्टिंग में उसका बिहेवियर क्या था जब हमने उनको इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी। तो हम ये एज्यूम करते हैं इसमें भी कि इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर अगर टीचर यूज़ करती है तो बिहेवियर में एंड लर्नर के चेंज होता है। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं बेसिक टीचिंग मॉडल के? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि स्टूडेंट शुड अटेन सम नॉलेज। जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए थे कि इस इंस्ट्रक्शन से ये रिज़ल्ट निकलना चाहिए, अगर मैं ये सारी चीज़ें सिखा रही हूँ स्टूडेंट को तो उसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव ये है, एक पर्टिकुलर एम हमने बनाया है कि हाँ ये गोल हमें अचीव करना है इस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव वही होते हैं और जो स्टूडेंट को अटेन करना ही है जैसे ही वो इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट करती है टीचर, तो वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट को अटेन करने ही हैं। These objectives may be stated in general, specific and behavioral terms। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हम डिफ़ाइन करते हैं कि हाँ ये बिहेवियरल में सर्टन चेंजेस आने ही चाहिए इंस्ट्रक्शंस के बाद, तो वो जनरल भी हो सकते हैं, हो सकता है हम कुछ स्पेसिफिकली डिफ़ाइन कर रहे हैं कि इस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये गोल्स अचीव होने ही चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव अचीव होना ही चाहिए। हो सकता है बिहेवियरल टर्म में हो, कोई पर्टिकुलर आपके जेनरिक बिहेवियर टर्म में आपने वो गोल स्टेट किए हैं।
फॉर इंस्ट्रक्शन टू बी इफेक्टिव एंड सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर, तो सिस्टमैटिक और इफ़ेक्टिव करने के लिए आपकी इंस्ट्रक्शन को हमें बिहेवियरल टर्म में ही करना चाहिए। जनरल एक्सपीरियंसेस, आपके प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से हमें ये गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करनी चाहिए। एंट्री बिहेवियर क्या होता है? इनिशियल बिहेवियर, जैसे ही वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आता है, बच्चे का क्या बिहेवियर था इनिशियल बिहेवियर लर्निंग प्रोसेस में आते टाइम, और डिटेक्ट करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, लर्निंग इंस्ट्रक्शंस देने से पहले हम ये बिहेवियर को डिटेक्ट ज़रूर करते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक प्रीवियस नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, और परफॉर्मेंस हम जनरल लर्नर की एजुकेशनल एबिलिटीज़ जैसे हम पूछते हैं पहले कि क्या उसको क्या क्या इस टॉपिक के बारे में पहले से पता है, तो वो एंट्री बिहेवियर आपको पहले प्रीवियस नॉलेज बच्चे की जानना ज़रूरी होता है, तो वो उसे हम एंट्री बिहेवियर कहते हैं। ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के लिए तभी वो एंट्री बिहेवियर और टर्मिनल बिहेवियर कि स्टार्टिंग में बच्चा कैसा था और मैंने इंस्ट्रक्शंस दी, उसके बाद उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आए, टर्मिनल बिहेवियर क्या अचीव हुआ, तो वो एंट्री बिहेवियर जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि तभी आप डिफरेंस दिखा पाओगे। अगर आप एंट्री बिहेवियर ही नहीं गेस करोगे कि उसके पास पहले क्या नॉलेज थी, तो आप डिफरेंस नहीं बता पाओगे कि इंस्ट्रक्शन से उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आए। ये इंस्ट्रक्शन तीसरा जो इसका पार्ट है आपके उसका इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, ये बहुत ही एक्टिव पार्ट है। एक्टिव मतलब इसमें इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच में वार्तालाप होता है। इसमें टीचिंग प्रोसेस पूरी आती है। मेथड आप यूज़ करते हो कि कैसे आप पढ़ाओगे, कौन सा प्रोसीजर आप यूज़ करोगे, कौन सी स्ट्रैटेजी आप पढ़ाने के लिए यूज़ करोगे, तो टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है इसमें। तो ये आपके क्या आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं कि क्या आप अचीव करना चाहते हो अपने लेक्चर से या अपनी इंस्ट्रक्शन से, वो उस पर ये मेथड और प्रोसीजर स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है। और क्या नॉलेज है बच्चे की एंट्री के टाइम पर, उसका क्या बिहेवियर है, उस पर भी आपकी इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर डिपेंड करते हैं। तो मेथड्स आपको पता है, स्ट्रैटेजीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, मेथड्स भी बताए थे। लेक्चर मेथड है आपका, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, या आप डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ कर रहे हो। लेक्चर में आप सिर्फ लेक्चर देते हो, डिमॉन्स्ट्रेशन में प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन वगैरह देते हो। तो कौन सा मेथड है वो इन दोनों ऑब्जेक्टिव और बिहेवियर क्या है लर्नर को, उस पर डिपेंड करता है। ये कंपोनेंट दोनों प्रीवियस कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा आपका प्रोसीजर जो है। प्रोसेस परफॉर्मेंस असेसमेंट क्या है? अल्टीमेट बिहेवियर क्या होता है लर्नर का, वो टेस्ट करते हैं हम ताकि उसको हम एक फीडबैक दे पाएँ। तो परफॉर्मेंस असेसमेंट जैसे हर स्कूल में भी होती है, पहले टीचर पढ़ाता है उसके बाद टेस्ट लेता है, तो सेम वे इसी तरीके से प्रोसेस परफॉर्मेंस असेसमेंट भी है कि हम गेस करते हैं कि क्या लर्नर ने सीखा। और इस टाइम पे हमें पता चलता है कि हम अपने प्रोसीजर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स अगर कुछ मॉडिफाई करने हैं या कुछ चेंजेस लाने हैं, तो वो इस टाइम पे परफॉर्मेंस असेसमेंट के टाइम पे हम करते हैं। टेक्निक्स असेसमेंट की क्या होती हैं टेस्ट की, वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप देख सकते हो। टीचर्स ऑब्जर्व करती हैं, हो सकता है वो इंटरव्यू करें, या हो सकता है आपको रेट करें एक रेटिंग स्केल पे 1 to 10 हो सकता है, क्या हो सकता है ग्रेडिंग सिस्टम यूज़ करें, तो कैसे वो आपको रेट कर रहे हैं। टेक्निक्स होती हैं इस असेसमेंट को देने के लिए। ऑल 4 बेसिक कंपोनेंट्स, ये चारों बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं इस मॉडल के आपस में इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे को कुछ ना कुछ इंटरैक्ट या इन्फ्लुएंस करते ही हैं। तो एक के बिना दूसरे कंपोनेंट का काम नहीं चल पाएगा, तो चारों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टर्मिनल बिहेवियर को बहुत हाईली इम्पैक्ट करता है। टर्मिनल बिहेवियर मैंने आपको बताया एंड प्रोडक्ट होता है। और अगर इस परफॉर्मेंस असेसमेंट में ये भी पता चलता है कि अगर कुछ नहीं याद कर पाया लर्नर, नहीं अचीव कर पाया ऑब्जेक्टिव जो भी आप इंस्ट्रक्शन देने से पहले आपने डिसाइड किया था कि ये चीज़ें अचीव होनी चाहिए, वो नहीं कर पाया, तो वो क्या चेंजेस हमें लाने हैं इस मॉडल के अंदर, गोल्स के अंदर, वो हम इसी टाइम पे डिसाइड करते हैं। ग्लेशियर मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 16 मार्क्स में आता है, आया भी हुआ है। तो आप इसे अच्छे से, जैसे मैंने डिस्क्राइब किया है, इसे बहुत अच्छे से अपने वर्ड्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हो और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करना है इसे। अब दूसरा मॉडल है सचमैन इंक्वायरी मॉडल। ये रिचर्ड सचमैन 1962 में इसने ट्रेनिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए और इंक्वायरी डेवलप करने के लिए, इंक्वायरी बच्चों स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करने के लिए, लोगों के अंदर ट्रेनिंग स्किल डेवलप करने के लिए ये मॉडल बनाया था। इसका पर्टिकुलर बिलीफ यही है कि इंक्वायरी मॉडल से आप इंक्वायरी करके काफ़ी सारी नॉलेज गेन कर सकते हो।
तो अजम्पशन क्या है, इसकी भी काफ़ी सारी अजम्पशन थी। उसने यही अज्यूम किया कि सारी नॉलेज टेंटेटिव होती है, कुछ भी फिक्स नहीं। टेंटेटिव का मतलब है फिक्स नहीं है, वेरी करती है। कभी कुछ हो जाएगी आपकी नॉलेज, हो सकता है कुछ और आपने गेन किया तो कुछ और नया आया तो आपने कुछ नया गेन कर लिया। तो नॉलेज हमेशा टेंटेटिव होती है, फिक्स नहीं होती। ये प्रिंसिपल, जैसे साइंटिस्ट कोई एक थ्योरी निकालते हैं, उसके बाद उस थ्योरी को ओवरकम करने के लिए या कुछ उसको पीछे छोड़ने के लिए एक नई थ्योरी आ जाती है। तो हर कोई बंदा नई चीज़ों को लर्न करने के लिए ईगर है, ये उसकी दूसरी अजम्पशन है। इस मॉडल का बेसिक एम्फेसिस होता है कि सेल्फ लर्निंग, बच्चा खुद से लर्न करे। और क्योंकि स्टूडेंट लर्न्स बेटर जब वो इंक्वायरी में और ये भी अजम्पशन है कि स्टूडेंट तभी अच्छा करते हैं, लर्न ज़्यादा अच्छे से करते हैं जब वो इंक्वायरी करते हैं, चीज़ों के बारे में पूछते हैं, क्वेश्चंस अराइज करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इस बेसिक मॉडल का यही है, सेल्फ लर्निंग बच्चों को हो और वो इंक्वायरी करके चीज़ें पूछें। न्यू स्ट्रैटेजीज कैन बी टॉट डायरेक्टली एंड एडिट, नई नई स्ट्रैटेजीज आप बता सकते हो और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको, और वो अपने आंसर्स हो सकता है एक चीज़ का कोई पर्टिकुलर आंसर ना हो, एक चीज़ का वो यही अज्यूम करके चलता है कि कभी भी एक क्वेश्चन का एक आंसर नहीं होता, हो सकता है उसके मल्टीपल रीजंस या आंसर्स अपने अपने मिल जाए। तो एक्सप्लेनेशन क्या दे रहे हो और क्या प्रॉब्लम है, उसकी क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हैं, वो सारी इसने अज्यूम करी हुई है इस मॉडल में। बेसिक एलिमेंट्स क्या है, फोकस, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ानी है स्टूडेंट की, और टू एनेबल देम टू फॉर्म कंक्लूजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, की स्टूडेंट्स के अंदर वो ये जानना चाहते हैं, ट्रेनिंग मॉडल का गोल उसका यही है कि थिंकिंग एबिलिटी बढ़े। दूसरा, स्टूडेंट कंक्लूजन निकाल पाए, रिजल्ट निकाल पाए कि हाँ इस फैक्ट के बेसिस पे मैं ये चीज़ को रिजल्ट देता हूँ, कि हाँ अपने हिसाब से सोच पाएँ चीज़ों को ऑब्जर्व करके, फैक्ट्स को ऑब्जर्व करके। और एनेबल देम टू हैव फ्लुएंसी इन थिंकिंग एंड स्पीकिंग, और थिंकिंग सोच में फ्लुएंसी आए। फ्लुएंसी मतलब आप एक अच्छे से गेन कर पा रहे हो नॉलेज को, और बोलने में भी आप ऐसा नहीं है तोड़ तोड़ के बोल नहीं पा रहे हो अच्छे से, तो आप एक पर्टिकुलर वे में, स्पेसिफिक वे में, अच्छे वे में बोल भी पा रहे हो और सोच भी पा रहे हो, बीच में रुकावटें कुछ नहीं है। मोर स्पेशलिटीज़ टू इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑफ इंक्वायरी स्किल्स, तो काफ़ी स्पेशलिटी चीज़ें इसमें मॉडल में यूज़ होती हैं इंक्वायरी स्किल डेवलप करने में। सिंटेक्स क्या है, जब सिंटेक्स का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉडल, मॉडल को डिस्क्राइब करते हैं जो वो एक्शन में होता है। तो इसके 5 फेजेस हैं। एनकाउंटर विद द प्रॉब्लम, कि टीचर एक एक्चुअली में पजल सिचुएशन दे देती हैं स्टूडेंट्स को और उन्हें बोलती हैं कि ये इंक्वायरी प्रोसीजर है। अब उन्हें बोलती हैं कि इसका ये एम है एक नई नॉलेज को बनाने के लिए। तो इनिशियल इंक्वायरी सिंपल आइडियाज़ के बेसिस पे ही होती है। तो एक पजल स्टूडेंट के आगे दिया जाता है कि ये प्रॉब्लम है, इसे हमें सॉल्व करना है, ये, और इसके अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें ये नॉलेज मिलेगी। तो ये बेसिकली एनकाउंटर ऑफ द प्रॉब्लम है। डेटा कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन, स्टूडेंट्स ट्राई टू कलेक्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने लग जाते हैं प्रॉब्लम के बारे में, और उनके थोड़े थोड़े जो डाउट्स होते रहते हैं वो टीचर वर्चुअली प्रिपेयर करती है इस मॉडल में सक्सेस का ग्राउंड, और वो टीचर क्लैरिफाई करती रहती है कि क्या क्या डाउट्स बच्चों के आ रहे हैं। डेटा गैदरिंग के बाद डेटा गैदरिंग फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, ये थर्ड फेज़ आता है आपका। स्टूडेंट्स क्वेश्चन इस फेज़ में पूछना चालू कर देते हैं और टीचर उसका आंसर येस, नो, मे बी में देती रहती है, डिपेंड कि क्या केस बन रहा है। फॉर्मुलेटिंग एंड एक्सप्लेनेशन, इस फेज़ में स्टूडेंट इनवाइट करती है बच्चों को या लोगों को कि एक्सप्लेन करो चीज़ें, कि आपने ये क्या क्या आपको जो मैंने पजल दिया था उसका आंसर जो आप लिख के लाए हो, जो भी आपने अपनी लर्निंग से लिखा है उसे एक्सप्लेन करो। और उन एक्सप्लेनेशन से ही वो रूल्स वगैरह भी बनाती है और ये देखती हैं कि डेविएट तो नहीं हो गए, प्रॉब्लम कुछ और दी और पता चले कि आंसर बच्चे कुछ और डायरेक्शन में ही सोच रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन टीचर चेक करती हैं। एनालिसिस ऑफ इंक्वायरी प्रोसेस, इसमें स्टूडेंट एनालाइज करता है कि इंक्वायरी कैसे करनी है और सोल्यूशन क्या आया, जो इश्यूज थे उसके मेन प्रॉब्लम का, और उसकी क्या स्ट्रैटेजी सही स्ट्रैटेजी क्या है। इस फेज़ में बेसिकली बच्चे को पता चलता है कि इस पज़ल का क्या सोल्यूशन था जो टीचर ने दिया और कौन सी स्ट्रैटेजी हमें अपनानी चाहिए थी। तो वो आपको एनालिसिस में मिलता है। सोशल सिस्टम क्या है, जो दूसरा एलिमेंट आता है इसका, इस मॉडल का। यहाँ टीचर और स्टूडेंट दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और म्यूचुअल कोऑपरेशन से ही टीचर और स्टूडेंट के ही ये सक्सेस हो सकता है मॉडल।
प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ये क्वेश्चन जो फ्रेम हुए हैं वो इस तरीके से होने चाहिए ताकि टीचर उसका आंसर येस या नो में दे पाए। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप पूरी एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो। इंक्वायरी का मतलब यही येस और नो में आंसर मिल पाए। सपोर्ट सिस्टम टीचर को इसमें चाहिए होता है, कुछ मटेरियल उसको चाहिए। ऑब्वियसली आप क्या पजल दे रहे हो उससे रिलेटेड उसको मटेरियल चाहिए होगा, और उस टीचर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ इस प्रोसेस का ये रिज़ल्ट है। आप खुद की थिंकिंग ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है ये, तो टीचर की खुद की थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में जो भी हम बच्चों को या पजल दे रहे हैं। तो टीचर को रिक्वायर रिसोर्सेज भी चाहिए कि क्या भैया ये रिलेट कोई भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड क्या क्या रिसोर्सेज उसको चाहिए। तो ये अभी इम्पोर्टेंट था। जो उसका लास्ट एलिमेंट आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है इसमें? मॉडल इज़ जनरली यूज्ड इन टीचिंग फॉर साइंटिफिक सब्जेक्ट्स। तो ये मॉडल यूजुअली साइंटिफिक सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए ही यूज़ होता है। इसमें स्टूडेंट लर्न करता है, जो भी उसने इंफॉर्मेशन गेन करी है उसे अच्छे से एनालाइज करना सीखता है। तो ये जो करिकुलम एरिया में अगर आप कोई भी सिचुएशन को, प्रॉब्लम को पजल के वे में चेंज कर पाओ या एक प्रॉब्लम के वे में कोई भी कॉन्सेप्ट को चेंज कर पाओ, तो ही आप ये ट्रेनिंग मेथड को यूज़ कर सकते हो। इसके बाद जो आता है मास्टरी लेवल लर्निंग मॉडल है। ये मॉडल भी ये भी इंस्ट्रक्शनल मॉडल है जो BS ब्लूम्स ने बनाया था। ये मास्टरी लर्निंग और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपके करिकुलम के, उन्हें समझने के लिए बनाया गया है। इस मॉडल के अंदर क्लासरूम टीचिंग कैसी है, रीइंफोर्समेंट मतलब रिवॉर्ड्स और मिलते हैं क्या, कैसे कैसे आप रिवॉर्ड्स देते हो, रेमेडियल टेक्निक्स, रेमेडियल मतलब किसी चीज़ का सोल्यूशन देना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो क्या इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं और कौन सी डिवाइस बच्चा यूज़ कर रहा है लर्न करने के लिए। तो ये 4 इसके कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद कौन से स्टेप्स आते हैं मास्टरी लेवल में वो हम डिस्कस करने वाले हैं। डिवाइडिंग दी कंटेंट, टीचिंग का जो भी कंटेंट है उसे हम लर्निंग यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। फिर उस यूनिट का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अगर बच्चे ने ये यूनिट पढ़ लिया है तो ये उसको प्रॉपर एक पर्टिकुलर गोल अचीव करने के लिए कि उसकी लर्निंग इस चीज़ के बारे में हो जानी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं कि अगर इस यूनिट को पढ़ लो तो क्या आप अचीव करोगे, वो ऑब्जेक्टिव्स इसमें हम फॉर्म करते हैं। मास्टरी लेवल हम डिटरमाइन करते हैं। मास्टरी लेवल का मतलब जैसे आपने कोई यूनिट प्रिपेयर करा, कोई चीज़ लर्न करी, उसको फिर हम टेस्ट लेते हैं। अगर 80% या 85 से अबव आ गया आपका मार्क्स, तो मतलब आप उस यूनिट में या आप उस सब्जेक्ट में एक मास्टरी लेवल अचीव कर लेते हो। तो वो लेवल हम यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं। जनरल टीचिंग एक्टिविटीज़ हम डिटरमाइन करते हैं कि ईच यूनिट के लिए क्या आप टीचिंग एक्टिविटीज़ यूज़ कर रहे हो। तो ये ट्रेडिशनल टीचिंग इसमें यूज़ होती है। नॉर्मल परफॉर्मेंस टेस्ट, आफ्टर टीचिंग परफॉर्मेंस क्राइटेरिया टेस्ट दिया जाता है स्टूडेंट्स को, और कि मास्टरी लेवल वो अचीव कर पा रहे हैं इस यूनिट का या नहीं, वो चेक करने के लिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो बच्चे अचीव नहीं कर पाते मास्टरी लेवल 80-85 से नीचे आते हैं, उनके पास क्या डिफ़िकल्टीज़ है, वो क्यों अचीव नहीं कर पाए, वो इस लेवल पे डायग्नोस होती हैं। रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, रेमेडियल मतलब क्योर, किसी चीज़ का सोल्यूशन देना, आंसर देना या किसी चीज़ का समाधान प्रोवाइड करना। तो वो क्या डिफ़िकल्टीज़ आई और क्या हम उस चीज़ को आंसर दे के क्या हम समाधान प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हम इस स्टेप में रेमेडियल इंस्ट्रक्शन वाले स्टेप में यूज़ करते हैं। इसमें हम जैसे कुछ स्टूडेंट्स अचीव नहीं कर पाते मास्टरी लेवल, तो उन्हें एक्स्ट्रा टाइम जैसे देते हैं या हम उन्हें बुक्स प्रोवाइड करते हैं, ट्यूटोरियल क्लासेस देते हैं ताकि वीक स्टूडेंट्स को कि वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। तो वो रेमेडियल इंस्ट्रक्शन में आता है। परफॉर्मेंस टेस्ट, रेमेडियल टीचिंग और इंस्ट्रक्शन के बाद परफॉर्मेंस टेस्ट दिया जाता है और फिर उसके बेसिस पे हम उनकी परफॉर्मेंस गेज करते हैं। गेज मतलब परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि कैसा क्या क्या सीखा है बच्चे ने इस यूनिट को लर्न करने के बाद और सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद, और फिर हम फीडबैक देते हैं स्टूडेंट्स को कि उन्होंने मास्टरी लेवल अचीव करी है, नहीं करी है, और क्या क्या उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। और इससे टीचर्स को भी पता चलता है कि मास्टरी लेवल अचीव कराने के लिए उन्हें क्या क्या चेंजेस अपनी टीचिंग स्किल्स में करने हैं। तो ये मॉडल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ये मॉडल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है। ब्रूनर ने, गुड्रॉ और जॉर्ज ऑगस्टिन ने 1956 में बनाया था।
इसकी बेसिक अजम्पशन ये है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर एक कैपेसिटी होती है डिस्क्रिमिनेट करने की, चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने की, कैटेगरी बनाने की। जैसे हम कलर्स की कैटेगरी बना लेते हैं कि रेड ब्लू ग्रीन कलर्स हैं, इसकी एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, ये फ्रूट्स हैं, तो हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये लिविंग थिंग्स हैं। तो वो एक कैपेसिटी ह्यूमन बींग्स के अंदर खुद से ही होती है, अंदर से ही होती है। तो ये हम उनको इस मॉडल के अंदर वो हम कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हैं टीचिंग का और समझाते हैं। और फोकस इसका यही होता है कि बच्चों के अंदर जो उनकी रीजनिंग डेवलप करना स्टूडेंट्स के अंदर एक कि हम इस पर्टिकुलर कैटेगरी में इस चीज़ को क्यों डाल रहे हैं, उसके लिए पर्टिकुलर क्या रीज़न है, वो बच्चे सीख जाएं और डिस्क्रिमिनेट कर पाएँ, कैटेगरी बना पाएँ, चीज़ों को अलग अलग करने की क्षमता उनके अंदर आ जाए। तो अजम्पशन क्या है? कैपेसिटी ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट इसमें बेसिकली हम एक बनाते हैं कि जैसे फ्रूट मैंगो का एक कॉन्सेप्ट हमने बना लिया, तो मैंगो है, उसको फॉर एग्जांपल हमने मैंगो लिया, तो एग्जांपल के तौर पे हम उसे बोलेंगे कि फ्रूट सारे एग्जांपल है मैंगो का, और वो हम कॉन्सेप्ट हम इसी तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को एक पर्टिकुलर चीज़ में डिफ़ाइन करना, उसे हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं, बोलते हैं। इट वुड बी इम्पॉसिबल टू एडजस्ट। अगर हम कैटेगराइज नहीं कर पा रहे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है कोई भी चीज़ को समझना, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, हमने उनके कैटेगरीज बनाई हैं, एनिमल्स की अलग कैटेगरीज बनाई है, बर्ड्स की अलग कैटेगरी बनाई है, लिविंग बींग्स की अलग कैटेगरी बनाई है। तो अगर हम वो डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पा रहे कि ये पेड़ है और ये एनिमल है, तो वो अगर कैपेबिलिटी नहीं है तो हम इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। कैटेगरी से कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है। एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉन्सेप्ट क्या आते हैं इसमें? एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने आपको मैंगो बोला, मैंगो में कोई से भी फ्रूट का वो एक तरीके का एग्जाम्पल है। एट्रीब्यूट्स क्या है? जैसे एट्रीब्यूट्स में आपको ग्रीन, अब जैसे मैं बोलूँगी एट्रीब्यूट्स, उसकी मैंगो की कैटेगरी क्या है? येलो। येलो उसका जो कलर है वो उसका एट्रीब्यूट है, और रेड ग्रीन जो भी वैल्यू है उस चीज़ की, वो उसकी वैल्यू है, मतलब जो कलर है मैंगो का वो उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू है। तो अगर मैं मैंगो की कैटेगरी बना रही हूँ तो एप्पल और बनाना उसकी कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे। मैंगो की कैटेगरी में बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैंगो ही फॉल करेंगे, और अगर मैं उसके कलर के बेसिस पे कर रही हूँ तो वो उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू आती है। सेम स्ट्रैटेजीज यूज़ होती हैं, सेम कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, ज़्यादातर वो आपस में थोड़े थोड़े सेम या रिलेट करते हैं, बट कल्चर टू कल्चर डिफर करते हैं। 2 कंपोनेंट से कॉन्सेप्ट बनाना है पहले और फिर उसे अचीव करना है, अटेन करना है। रिसेप्शन एंड सिलेक्शन। रिसेप्शन कंडीशन में क्या है? टीचर एक एग्जाम्पल दे देती है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में और उसे येस नो के बेसिस पे लेबल कर देती है, फिर बच्चे को सिलेक्ट करना है उसके बेसिस में। बट सिलेक्शन में क्या है? एग्जाम्पल्स दे तो दिए हैं बट बच्चे को बताया नहीं गया है और ना ही टीचर ने उसमें मार्क किया है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वो अनमार्क्ड एग्जाम्पल्स में उसको खुद से इंक्वायर करना है, सर्च करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये आपका कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल था, ये भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे लर्निंग की। लर्निंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपका एजुकेशन प्रोसेस में। इससे काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं आपके बिहेवियर के अंदर, इम्प्रूवमेंट होती है आपके अंदर। लर्निंग के थ्रू आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, आपका बिहेवियर चेंज होता है, आप डेवलप होते हो, तो ये लर्निंग के थ्रू ही होता है। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, वो मीनिंगफुलनेस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ फैक्टर्स डिफाइन करे हैं, जैसे मीनिंगफुलनेस कि जो वर्ड्स ईजी हैं, जो चीज़ें ईजी हैं लर्न करने में, जिनका मीनिंग आपको पता है, आप समझ पा रहे हो, वो आप ईजिली लर्न कर पाओगे। और सीरियल पोजीशन इफ़ेक्ट करती है, जैसे आपने एक पर्टिकुलर वे में, एक पर्टिकुलर सीरीज़ में एक चीज़ें लगा रखी हैं या क्वेश्चन आंसर्स लगा रखे हैं, तो वो इजीली आप याद कर पाओगे। प्रैक्टिस से अफेक्ट करती है, आप चीज़ें बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए, तब आप वो इजीली लर्न कर पाओगे और इफ़ेक्टिवली आपको समझ आएंगी। ट्रांसफ़र इफ़ेक्ट कि क्या मटेरियल पहले था आपको और क्या उससे नॉलेज मिल रही है, वो ट्रांसफ़र इफ़ेक्ट में आता है। ये काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स हमने इसमें डिफाइन दिए हुए हैं। इंटरफेरेंस इफ़ेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्ट, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, स्टेट डिपेंडेंट इफ़ेक्ट्स और मेनिमोइक इफ़ेक्ट्स, आपके एब्स्ट्रैक्शन इफ़ेक्ट, प्रायर नॉलेज इफ़ेक्ट, और मोटिवेशन से क्या इफ़ेक्ट होता है लर्निंग में, मैच्योर होते रहते हो तो क्या इफ़ेक्ट होता है कि, तो ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो आपकी लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो
तो आप इनकी डेफिनेशन अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो इसके बारे में भी। बुक में भी आपको ये सारे इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे ईज़िली। तो ये इफ़ेक्ट्स हैं जो लर्निंग में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ई लर्निंग की। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ई लर्निंग क्या है? जो भी लर्निंग इलेक्ट्रॉनिकली सपोर्टेड होती है, मतलब जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करते हो लर्निंग में, वो टीचिंग में भी आप यूज़ करते हैं, वो ई लर्निंग होती है। द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेदर नेटवर्क और नॉट सर्व्ड एज अ स्पेसिफिक मीडिया टू इम्प्लीमेंट लर्निंग प्रोसेस। तो कोई भी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे आपका मैं बोलूँ लैपटॉप अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके बेसिस पे मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, टीचिंग प्रोसेस में यूज़ हो रहा है। तो एक तरह से ये ई लर्निंग है। और मैं अभी इससे बच्चे, जैसे आप यूट्यूब पे हमारे चैनल पे देखोगे वीडियोस, तो आप भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ करके ही चीज़ें सीख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपके आती हैं ई लर्निंग में। ये रेफ़र करता है क्लासरूम आपके एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। जैसे आप देखते हो टीचर प्रेजेंटेशन देती है प्रोजेक्टर पे, या आप कंप्यूटर लैब में जाके लैब में यूज़ करते हो, या वो आपको अलग प्रेजेंटेशन किसी और डिवाइस से आपको कोई वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करके आपको टीचिंग मेथड पढ़ाया जाता है या आप उससे कुछ लर्न करते हो, वो ई लर्निंग में आता है। तो ऑनलाइन लर्निंग होती है आपकी, वर्चुअल लर्निंग होती है, मोड्स हैं काफ़ी सारे, और वेब बेस्ड लर्निंग होती है। तो काफ़ी सारी हैं, इंटरनेट पे जाके जो आप चीज़ें सीखते हो वो वेब बेस्ड लर्निंग है। ऑनलाइन आप जैसे सीख रहे हो वो सारी ऑनलाइन लर्निंग है। तो ये ई लर्निंग का पार्ट है। एम लर्निंग क्या होती है? Widespread availability of mobile devices and wireless networks offer various opportunities to learn knowledge, both in terms of interaction with sources, information in terms of collaboration development with microelectronics. तो आप देखते हो जैसे आप मोबाइल से, काफ़ी सारे बच्चे मोबाइल से ही चीज़ें सर्च करके पढ़ लेते हैं। अब मोबाइल क्या है? वायरलेस नेटवर्क है। मोबाइल डिवाइसेस से जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो वो आपके एम लर्निंग में आता है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और वायरलेस है। ज़रूरी थोड़ी ना आपको कंप्यूटर का कनेक्शन चाहिए, तो वो एम लर्निंग के अंदर आता है। मोबाइल डिवाइसेस और वायरलेस नेटवर्क्स जब भी आप यूज़ करके चीज़ें सीखते हो उसे एम लर्निंग बोलते हैं। इनके क्या एडवांटेजेस हैं वो हम देख लेते हैं एम लर्निंग और ई लर्निंग की। आप बहुत सारे फॉर्मेट्स एक ही बारे में देख सकते हो। आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको एक चीज़ के बारे में बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे। ये ऑनलाइन कोर्स, जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ अभी, ऑनलाइन कोर्स सिखाने के लिए बहुत ही एफिशिएंट वे है एम लर्निंग और ई लर्निंग का। तो मैं अगर लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ, आप अपने मोबाइल से भी वो चीज़ एक्सेस कर पा रहे हो, तो ऑनलाइन वो चीज़ें आप सीख सकते हो। यूट्यूब से आप सीख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इसके एडवांटेजेस हैं इन दोनों की। कन्वीनियंट है, कहीं पे भी देख सकते हो, गाड़ी में हो गाड़ी में देख सकते हो, कहीं बैठे हो कहीं पे भी हो, क्लासरूम में हो या आप किसी कैंटीन में बैठे हो, पर खाते हुए भी आप चीज़ें सर्च करते रहते हो। तो ये फ्लेक्सिबल है, रिसोर्सेज कहीं पे भी किसी भी टाइम अवेलेबल है। फुल टाइम और पार्ट टाइम स्टूडेंट्स भी इस पे वर्क कर सकते हैं, जिन जो हो सकता है एक स्पेसिफिक शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाते, वो बाद में रात को ये क्लासेस देख सकते हैं जब भी वो फ्री हों। तो फुल टाइम और पार्ट टाइम स्टूडेंट्स दोनों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है एम लर्निंग और ई लर्निंग। वेब बेस्ड लर्निंग प्रमोट्स एक्टिव एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग। तो बच्चे आजकल जो क्लासेस अटेंड नहीं भी करते, वो ऑनलाइन चीज़ें काफ़ी सीखते हैं। तो हम भी देखो आपको ऑनलाइन लेक्चर्स दे रहे हैं ताकि आप चीज़ें घर पे बैठे बैठे भी सीख लो। और ये बहुत ही एक्टिव है, इससे आप ऐसा नहीं है, बच्चे का दिमाग चलता है और वो खुद से चीज़ें सर्च करता है, ढूंढता है और सीखता है, और इंडिपेंडेंट होता है कि टीचर पर डिपेंडेंट नहीं है। आप जितना सर्च करोगे उतनी चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। एम लर्निंग क्या होती है? लर्निंग एक्टिविटीज़ इंडिया के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गई हैं। बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ने एक एसएमएस गपशप बनाई थी जिसे हम बोलते हैं बीपीयूटी अलर्ट, जो इन्फॉर्मेशन देती थी अपने स्टूडेंट्स को, एकेडमिक नोटिस देती थी, कैलेंडर प्रोवाइड करती थी एसएमएस के थ्रू। तो ये एम लर्निंग का एक बेसिक एग्जांपल है। इंडिया में भी इसका काफ़ी यूज़ अब होने लग गया है। कंस्ट्रक्टिविज़म, अब ये टॉपिक मैंने अपने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के वीडियो में भी डिस्कस किया था इन डिटेल, और डिफरेंस भी बताया था कि कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम क्या होती है और ट्रेडिशनल से वो कैसे डिफरेंस करती है। तो वो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप मेरी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की वीडियो को रेफ़र कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा।
और ये बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि लर्निंग जो आप अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से वर्ल्ड के बारे में सीखते हो, जैसे लाइफ के एक्सपीरियंस जो भी आपको हो रहे हैं या जो आपकी सोच समझ है दुनिया के बारे में, उससे जो जो चीज़ें आप सीख रहे हो उसे हम कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं। ये इसमें हम अपने रूल्स बनाते हैं और अपने मेंटल मॉडल्स बनाते हैं। ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है हमें याद करने के लिए किसी को फॉलो करना ज़रूरी है। हम अपने वे से, अपने तरीके से भी चीज़ें याद कर सकते हैं। तो ये मेंटल मॉडल एक्सपीरियंस जो हम बनाते हैं अपना, वो नए एक्सपीरियंसेस गेन भी करता है और आप इससे सेल्फ लर्निंग भी करते हो। सेल्फ लर्निंग खुद से लर्न करते हो। लर्निंग स्टाइल क्या होते हैं? काफ़ी सारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं लर्निंग के, कि स्टूडेंट कैसे कैसे लर्न करते हैं। कुछ बच्चे विजुअल, डिफरेंट 3 टाइप में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। कुछ बच्चे वीडियोस या पिक्चर्स के फॉर्म में चीज़ें याद करते हैं या विजुअलाइज करते हैं और उनको उसी को ही देख के, जैसे वो वीडियोस देख के अच्छे से याद कर पाएंगे और वो पिक्चर के फॉर्मेट में चीज़ें अच्छे से याद कर पाते हैं, तो वो उनका लर्निंग स्टाइल है। कुछ स्टूडेंट्स सुन के अच्छे से याद कर पाते हैं, तो वो, जैसे कुछ मैं आपको बोले जा रही हूँ और वो लेक्चर सुनते सुनते ही याद कर लें, तो वो ऑडिटरी में आता है। टेक्टाइल, जो स्टूडेंट्स फील करके या एक्सपीरियंस करके याद करते हैं, वो आपके टेक्टाइल या काइनेस्थेटिक में आता है। तो मोस्ट इंडिविजुअल्स विदाउट डिसेबिलिटीज़, इन सारे स्टाइल्स, इनमें से कोई से भी स्टाइल्स है जिनकी कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो वो इन तीनों स्टाइल्स में से कुछ ना कुछ लर्न कर ही लेते हैं। फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस, ये टेक्निक यूज़ हुई है इंटरैक्शन की, क्लासरूम को स्टडी करने के लिए कि टीचर का क्या बिहेवियर था और वह कैसे इंटरैक्ट करती है क्लासरूम में जैसे ही वो घुसती है, और क्या टीचर के बिहेवियर में चेंजेस आने चाहिए और मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, कैसे उसे इम्प्रूव करना चाहिए ताकि वो इंटरैक्शन बढ़ा पाए स्टूडेंट्स के साथ। तो ये आज हम यहीं तक ही डिस्कस करने वाले हैं। बाकी के कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और पार्ट 4 के अंदर। तो हमारी अपकमिंग वीडियोस मिस ना हो, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ताकि आप पार्ट 4 भी इजीली देख पाएँ, और इसमें मैं एंड में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी अपनी अपकमिंग वीडियोस में, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।